हेलो। तो आज हम पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर 12th बायोलॉजी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो ये तो जनरल इंट्रोडक्शन है, वो आप खुद से रीड कर लीजिएगा। सेकेंड पेज पे आपको ये फ्लावर का ये डायग्राम दिया हुआ है जिसमें सारे पार्ट्स रिप्रेजेंट किए गए हैं। ये फीमेल पार्ट ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, और मेल पार्ट में ये हमारा फिलामेंट, एंथर एंड ये सेपल एंड पेटल्स। इस टॉपिक से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट इन द फ्लावर, द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, द एंड्रोशियम, जो हमारा मेल पार्ट होता है उसे हम एंड्रोशियम, जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे हम गायनोशियम कहते हैं। स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। टिपिकल स्टेमेन, द लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट। ये हमारा एक स्टेमेन का स्ट्रक्चर है जिसमें ये जो स्लेंडर और लॉन्ग है इसे हम फिलामेंट कहते हैं। एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथर, और इसके टर्मिनल्स पे जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एक लोब और ये पीछे के साइड सेकेंड लोब, इस बाइलोब्ड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एंथर। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ अ फिलामेंट इज अटैच टू थैलेमस। जो पार्ट प्लांट्स के बॉडी के पास होता है उसे हम प्रॉक्सिमल एंड कहते हैं, जो कि किससे अटैच है, थैलेमस से। द एंड लेंथ ऑफ स्टेमन आर वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। ये जो हमारे फिलामेंट्स हैं इनका नंबर और इनकी जो लेंथ है वो डिफरेंट फ्लावर्स में वेरी कर सकती है। जियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब, जैसा कि हमने देख लिया, एक लोब और ये दो लोब, विथ ईच लोब हैविंग टू थीका। यहाँ कहा है जो हमारा एक लोब है इसके अंदर दो थीकास प्रेजेंट होंगे, यानी इस लोब में दो थीका और इस लोब में दो थीका। दे आर डाइथेकस। ऑफन अ लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव रन्स लेंथवाइज सेपरेटिंग द थीका। ये जो हमारा लेंथ वाइज ग्रूव है ये हमारे क्या करता है, हमारे थीकास को सेपरेट करता है। जैसे ये हमारे दो थीका है, इसमें जो लेंथ वाइज ग्रूव जा रहा है ये इन्हें सेपरेट करेगा एक दूसरे से। The bilobed nature of an anther is very distinct in transverse section. तो अब हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे। एंथर इज फोर साइडेड, दैट इज टेट्रागोनल। जब हमने इसका क्रॉस सेक्शन किया तो ये हमें कैसा दिखा, टेट्रागोनल दिखा। ये दो यहाँ, दो थीकास यहाँ पर, दो थीकास यहाँ पे, हमें टेट्रागोनल स्ट्रक्चर दिखा। स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ फोर माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर, टू इन ईच लोब। हमारे ये जो टू थीकास हैं यही हमारे क्या हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया यानी वो स्ट्रक्चर जहाँ पे हमारे माइक्रोस्पोर जो है वो बनने वाले हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सैक। हमारी ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है यही आगे चल के मेच्योर होकर क्या बनाएंगे, पोलन सैक बनाएंगे। दे एक्सटेंड लॉन्जिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विथ पोलन ग्रेन। यानी कि ये एक्सटेंड करते हैं लॉन्जिट्यूडनली, पूरे लेंथ वाइज एक्सटेंड करते हैं। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ अ माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम जहाँ हमारे पोलन बनने वाले हैं, अब हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। ये हमारे माइक्रोस्पोरेंजिया का क्रॉस सेक्शन दिखा रखा है जो कि नियरली सर्कुलर है आउटलाइंस में। It is generally surrounded by four-walled layer. Outer the epidermis, endothecium, middle layer and tapetum. इसे डायग्राम में देखते हैं। ये रही हमारी एपिडर्मिस, सबसे आउटर लेयर, देन इसके बाद हमारी मिडल लेयर इसके जो अंदर प्रेजेंट है, देन ये हमारी स्पोरोजेनस टिश्यू और ये हमारा सबसे इनर मोस्ट टपेटम। ठीक है, इसे हम यहाँ भी देख सकते हैं, सबसे आउटर वॉल एपिडर्मिस, उसके बाद हमारी एंडोथीशियम प्रेजेंट है, उसके भी अंदर मिडल लेयर एंड सबसे जो इनर मोस्ट लेयर है वो हमारी टपेटम। दी आउटर थ्री वॉल लेयर जो कि हमारी एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर क्या करती हैं, परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन का काम करती हैं। हेल्प इन, और क्या करती हैं, डेसिकेशन ऑफ एंथर, यानी जब हमारा एंथर मेच्योर हो जाएगा तो उसके डेसिकेशन, उसके फटने में ये मदद करेंगे ताकि पोलन रिलीज हो पाए। टू रिलीज पोलन द इनर मोस्ट वॉल इज टपेटम। ये क्या करेगी, इट नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। ये डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी।
सेल्स ऑफ द टपेटम possess dense cytoplasm। क्यों डेंस साइटोप्लाज्म? क्योंकि ये न्यूट्रिएंट रिच होगा तभी तो ये नरिशमेंट प्रोवाइड कर पाएगा। एंड जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस, इसके पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकते हैं। When the anther is young, a group of compactly packed homogeneous cell called sporogenous tissue occupy the center of microsporangium। हमारा जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, हमारे जो थीकाज है, उसके सेंटर में स्पोरोजेनस टिश्यू होगा जो कि यहाँ टपेटम के अंदर बनाया जा चुका है। यही स्पोरोजेनस टिश्यू के जो सेल्स हैं, यही आगे जाकर हमारे पोलन बनाएंगे। अब देखते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि माइक्रोस्पोर कैसे जनरेट करते हैं, कैसे बनते हैं। एज एंथर डेवलप द सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगो मेयोटिक डिवीजन। जैसे जैसे एंथर डेवलप करेगा, हमारे जो स्पोरोजेनस टिश्यू प्रेजेंट थे उसके सेल में क्या होगा, मेयोटिक डिवीजन होगा। और मेयोटिक डिवीजन से क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। यानी कि हमारे जो सेल्स बने हैं वो चार ऐसे ऐसे एक एक गुच्छे में होंगे। स्पोरोजेनस टिश्यू है जो कि डिप्लॉयड है, वो मेयोटिक डिवीजन करेगी और माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगी, जो कैसे होंगे, हैप्लॉइड। एज ईच सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड। यानी स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर जितने भी सेल्स हैं उन सबके अंदर कैपेसिटी है कि वो माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म कर सकें। ईच वन इज़ पोटेंशियल पोलन, इसीलिए हर एक सेल को हम पोटेंशियल पोलन कह सकते हैं, यानी सबके अंदर पोटेंशियल है पोलन बनाने की। और इन्हें हम क्या कह सकते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी कि माइक्रोस्पोर की मदर, यहीं से माइक्रोस्पोर बनेगा। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस, इसी को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर का बनना। The microspore as they are formed are arranged in a cluster of 4 cell, जिसे हमने क्या कहा था, माइक्रोस्पोर टेट्राड। आगे चल के क्या होगा, एज द एंथर मेच्योर, हमारा एंथर जैसे जैसे मेच्योर होगा, एंड डिहाइड्रेट, वो डिहाइड्रेट होगा, उसका वाटर कंटेंट कम होगा। द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन। जैसे हमारा एंथर मेच्योर होगा, डिहाइड्रेशन होगा, वैसे ये माइक्रोस्पोर टेट्राड ब्रेक होंगे और इससे क्या होंगे, हमारे 4 अलग अलग पोलन ग्रेन्स बन जाएंगे। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन आर फॉर्म्ड, जो कि रिलीज कब किए जाते हैं, विद द डेसिकेशन ऑफ एंथर। जब हमारा डेसिकेशन होगा एंथर का, जब हमारा एंथर फट जाएगा तो पोलन ग्रेन रिलीज हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ दिखाया है। हमारे ये जो एंथर है ये डेसिकेट हो गया, फट गया, तो यहाँ इसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स बने थे वो रिलीज कर दिए जाएंगे। अब पोलन ग्रेन के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। द पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट, ये तो हम सबको पता है कि पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। पोलन ग्रेन कैसा होता है, एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है और वैरायटी ऑफ साइज, शेप, कलर और डिज़ाइंस के हमें पोलन ग्रेन देखने को मिलते हैं डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर। पोलन ग्रेन आर जनरली स्फेरिकल, मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर। ये डेटा याद रखिएगा, इसका डायमीटर कितना होता है, 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। कैसा होता है, ये स्फेरिकल होता है, ये एक पोलन का स्ट्रक्चर है। द हार्ड आउटर, इट हैज़ प्रोमिनेंट 2 लेयर वॉल। इसमें कितनी वॉल्स होती हैं, 2 वॉल होती हैं, एक इनर वॉल और एक आउटर वॉल। द हार्ड आउटर वॉल कॉल्ड एक्साइन, ये जो आउटर वॉल है जो कि हार्ड है इसे हम कहेंगे एक्साइन। इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलानिन, ये स्पोरोपोलानिन नाम के एक केमिकल का बना होता है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। इट कैन विथस्टैंड, क्यों इसे मोस्ट रेजिस्टेंट कहा हमने, क्योंकि इट कैन विथस्टैंड विथ हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कलाई। ये हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड और अल्कली में भी एज इट इज़ बना रहेगा। नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलानिन इज सो फार नोन, आज तक कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं मिला जो इसे डिग्रेड कर सके, इसे ब्रेक कर सके। पोलन ग्रेन एक्साइन हैज़ प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जर्म पोर, हमारे जो
एग्ज़ा हमारी जो एक्साइन की लेयर है इसके बीच बीच में कुछ पोर्स प्रेजेंट हैं जिन्हें हम कहते हैं जर्म पोर। वेयर स्पोरोप्लानिन इज एब्सेंट, यानी कि हमारे स्पोरोप्लानिन प्रेजेंट है और इनके बीच बीच में इन ये कुछ गड्ढे प्रेजेंट है जिन्हें हम जर्म पोर कहते हैं। यहाँ पर स्पोरोप्लानिन एब्सेंट होता है। पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड एज ए फॉसिल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोप्लानिन। चूँकि स्पोरोप्लानिन को कोई कोई भी एंजाइम डिग्रेड ही नहीं कर पाता, इसी वजह से हम उसे एज अ फॉसिल स्टोर करके रख सकते हैं। अब इनर वॉल की बात करते हैं। द इनर वॉल ऑफ अ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन। इनर वॉल, ये जो ब्लैक सर्कल दिख रहा है आपको, इसे इंटाइन कहते हैं। ये कैसी होती है? इट इज़ अ थिन एंड कंटिन्यूअस लेयर। एक्साइन तो हमारी जर्म पोर की वजह से डिसकंटिन्यूअस हो गई थी, बट इंटाइन में ऐसा कुछ नहीं होता, वो हमारी कैसी होती है? कंटिन्यूअस लेयर होती है। और किसकी बनी होती है? सेलुलोज एंड पैक्टिन की। द साइटोप्लाज्म ऑफ अ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे अंदर की तरफ हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी जो जनरली हर सेल में प्रेजेंट होती है। व्हेन द पोलन ग्रेन इज मेच्योर इट कंटेन टू सेल, द वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। जैसे हमारी पोलन ग्रेन मेच्योर होगी उसके पास दो सेल्स होंगे, जैसे ये डायग्राम। एक सेल होगी हमारी वेजिटेटिव सेल, एक होगी हमारी जनरेटिव सेल। द वेजिटेटिव सेल इज बिगर, हैज़ abundant फूड रिजर्व एंड अ लार्ज इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस। हमारी जो वेजिटेटिव सेल होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। क्यों बड़ी होती है? क्योंकि उसके पास में फूड मटेरियल रिजर्व है। और इसका न्यूक्लियस कैसा होता है? इरेगुलर न्यूक्लियस होता है। द जनरेटिव सेल इज स्मॉल एंड फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। हमारी ये जो जनरेटिव सेल है ये साइज़ में छोटी है और ये फ्लोट करती है किसके साइटोप्लाज्म में? ये पूरा वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म ये इसके अंदर फ्लोट करती है। इट इज़ स्पिंडल शेप विथ डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। ये कैसी होती है? स्पिंडल शेप होती है, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है जनरेटिव सेल हमारी स्पिंडल शेप होती है। इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन आर शेड एट टू सेल स्टेज। हमारे जो 60% एंजियोस्पर्म है उसमें जो पोलन ग्रेन है वो शेड कर दिए जाते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन के टाइम पर रिलीज कर दिए जाते हैं दो सेल स्टेज पर। यानी कि उसके अंदर दो सेल प्रेजेंट होगी, एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल। जबकि जो रिमेनिंग 40% एंजियोस्पर्म्स हैं उनके अंदर थ्री सेल स्टेज पर रिलीज कर दी जाएगी। तीन सेल कौन से? एक तो वेजिटेटिव सेल जो कॉमन है, और दूसरा ये जो जनरेटिव सेल है ये फर्दर डिवाइड करके दो मेल गैमेट बना देता है। तो टोटल कितने हो गए? 1 + 2 3। पोलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पेशीज कॉज करते हैं एलर्जीज एंड ब्रोंकियल अफिलेशन इन सम पीपल। कुछ लोगों को पोलन से एलर्जी भी होती है जो कॉज करेंगे लीडिंग टू क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जैसे कि अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां कॉज करेंगे। इट मे बी मैंशन दैट पार्थेनियम और कैरेट ग्रास, आप नाम याद रखिएगा, जो पार्थेनियम और कैरेट ग्रास है केम इन टू इंडिया एज अ कंटामिनेटेड विथ इम्पोर्टेड वीट। जब हम वीट इम्पोर्ट कर रहे थे तो उसके साथ में एक कंटामिनेटेड पार्थेनियम और कैरेट ग्रास भी उसके साथ आ गई थी, जो कि आगे चलकर हैज़ बिकम यूबिक्यूटस इन अकरेंस एंड कॉज पोलन एलर्जी, जो कि क्या करती हैं? पोलन एलर्जी कॉज करती हैं। ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट। पोलन्स कैसे होते हैं? न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, इसीलिए इन्हें पोलन टैबलेट्स के फॉर्म में भी खाया जाता है। और जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पोलन को एज अ टैबलेट और सिरप भी कंज्यूम किया जाता है, और ये हमारे परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज़ करता है, इसीलिए जो एथलेटिक्स और जो रेस हॉर्सेस होते हैं उन्हें भी ये दिया जाता है। यहाँ पे कुछ जनरल इमेजेस हैं पोलन टैबलेट्स की, पोलन सिरप की। पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन रिमेन वायबल इज़ हाईली वेरिएबल, वेरी करती है टू सम एक्सटेंट, कुछ चीज़ों पर डिपेंड करती है कि वो कब तक वाइबिलिटी उसकी रहेगी। किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे। इन कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। इन सम सीरियल्स जैसे कि हमारे राइस एंड वीट, उसमें पोलन ग्रेन की जो वाइबिलिटी है वो कितने 30 मिनट की है।
30 मिनट के बाद में वो फर्टिलाइजेशन के लिए कैपेबल नहीं होगा। जबकि सम मेंबर ऑफ रोसेसिए, लेगुमिनेसिए एंड सोलेनेसिए में जो वाइबिलिटी है वो मंथ तक की भी हो सकती है। चूँकि हमारा पोलन ग्रेन जो था वो किसकी वजह से उसकी वाइबिलिटी लॉस हो रही थी, टेम्परेचर की वजह से, तो हम इसे प्रिजर्व कर सकते हैं एट -196 डिग्री सेल्सियस पे, यानी टेम्परेचर को इतना कम कर देंगे कि उसकी वाइबिलिटी बनी रहेगी। और किसके साथ, लिक्विड नाइट्रोजन के साथ हम इसे प्रिजर्व कर सकते हैं और पोलन को स्टोर करके पोलन बैंक बना सकते हैं। जिस तरह हम सीड स्टोर करके सीड बैंक बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से।